नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। मेहमान ऑफ द वीक में आज फिर हम लेकर आए हैं एक बेहद खास व्यक्तित्व को। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल रूडी साहब हैं। रूडी साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप आए। हम लोग काफ़ी वक्त से ये प्लान कर रहे थे कि आपके साथ एक हम शो करें, एक आपके साथ चैट करें। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, चूँकि हमने देखा आप रौबदार मूँछों वाले कड़क पुलिस वाले जो होते हैं, उसकी जो एक पुलिस वालों के हमारे मन में एक छवि है। बहुत बचपन से हम लोगों ने जब फिल्मों में देखा, स्कूलों में देखा, तो हम सोचते थे कि इस तरीके के भी आज के दौर में पुलिस वाले होते हैं। तो शुरुआत आपकी अर्ली लाइफ से ही करना चाहेंगे हम कि पुलिस की वर्दी पहनने का मन क्यों किया, कब किया, कैसे किया, पुलिस की सेवा में आने का कैसे प्लान किया? सीधी बात कहें आपको जी। तो कभी बचपन में कभी पुलिस में जाने का कभी सोचा नहीं था। अच्छा। और ये बात ज़रूर है कि बचपन से वर्दी का शौक़ था। अच्छा। लेकिन ये कोई ध्येय नहीं था कि पुलिस में जाएंगे या नहीं जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में मसूरी का मेरी पैदाइश है, मैं गढ़वाली हूँ। और आम तौर पर आप शायद वाकिफ़ होंगे कि पहाड़ में आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, मैं 60 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई है, पहाड़ में पुलिस तो नाम मात्र भी नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, बल्कि जो जानकारी थी वो नेगेटिव ही थी, छवि भी जैसे पुलिस की रहती थी। ऐसे दृष्टिकोण से कभी पुलिस में जाने के बारे में कभी कल्पना भी नहीं करी थी। मसूरी में पैदाइश हुई, वहीं स्कूलिंग करी हमने, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने चले गए। हम एक प्रकार से ड्रिफ्ट कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में विश्वविद्यालय में सिविल सर्विसेज का काफ़ी माहौल रहता है और वहाँ देश दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। और सिविल सर्विसेज जो लोग कर रहे थे, उस दौरान मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे लड़के थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा स्टैंडर्ड सिविल सर्विस को पास करने लायक होगा, ना ही मुझे किसी ने इस प्रकार से कोई प्रेरित किया था। लेकिन जब कुछ एक आध हमारे मित्र जो थे, जो हमसे कम नंबर लाते थे, वो जब पास हो गए तो हमें लगा कि शायद हम भी हो सकते हैं। रही बात पुलिस की, तो सिविल सेवाएं तो बहुत सारी सेवाएं हैं। हाँ। एक ये था कि मैं अंग्रेजी साहित्य का स्टूडेंट रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, इंग्लिश लिटरेचर का। और मैं उसी दौरान शुरुआती दौर, मेरे ख्याल से 82 की बात होगी या ऐसी उसके आसपास, चाणक्य सिनेमा उस ज़माने में दिल्ली में होता था। और वहाँ हमने एक फ़िल्म देखी थी जो गोविंद निहलानी की फ़िल्म थी, और उसका नाम था अर्ध सत्य। अर्ध सत्य। और वो ओमपुरी ने उसमें एक पुलिस का एक अनंत विलनकर नाम का एक किरदार खेला था। और उसमें एक दिलीप चित्रे की एक कविता थी, जिसमें अर्ध सत्य जो मेन उसमें कविता है। तो एक प्रकार से उसने मुझे प्रेरित किया कि समाज में अगर जो आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास ऐसी शक्ति होगी एग्जीक्यूटिव पावर्स सिस्टम के अंतर्गत कि आप कुछ भला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विशेष तौर से पुलिस जैसे विभाग में, जहाँ काफ़ी कठिनाइयाँ भी हैं, और तो एक वो वर्दी का शौक़, कुछ साहित्य का, कुछ ये फिल्म, और कुछ ये था। विदेश सेवा में भी मेरा एक प्रकार से मैं ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मुझे ये था कि मैं धरती पर जनता से जुड़कर काम करूं। तो वो उत्तर प्रदेश कार्डर मुझे मिल जाता, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रैंक मेरा IPS में दूसरे नंबर पे हो गया था। तो इस तरह मैं पुलिस में आ गया। और जैसा आपने बताया कि पहले पहाड़ों में तो पुलिस नाम मात्र की हुआ करती थी, लेकिन आप इतनी लंबी सेवा आपने दी, यूपी में भी रहे, कई बड़े ज़िले आपने देखे, संभाले। उसके बाद आपको जब उत्तराखंड बना 2000 में, तो उसके बाद आपको शुरुआती अवसरों में आपको भेजा गया कि एक आपको चित्र बनाना है, एक छवि बनानी है उत्तराखंड में पुलिसिंग के लिए। एक जैसा कहें कि एकदम कोरा कागज़ था आप लोग के पास। तो कितनी मेहनत हुई, कितनी मुश्किलें हुई, क्या प्लान किया था आप लोगों ने उस दौरान? देखिए, जब मैं भारत सरकार में डेपुटेशन पर चला गया था, यूपी में मैं
एएसपी बरेली रहा, एसपी सिटी लखनऊ रहा, एसपी पीलीभीत रहा, एसपी रायबरेली रहा, एसएसपी आजमगढ़ रहा, एसएसपी इटावा रहा, एसएसपी मेरठ रहा और तमाम और पदों पर भी रहा। और मैं फिर कुछ समय 4 साल भारत की जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद है वहाँ मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनी रहा। इनफैक्ट लगभग 550 आईपीएस अधिकारियों को, लगभग 1/5 ऑफ ऑल आईपीएस ऑफिसर्स इन द कंट्री, मुझे सौभाग्य है कि उनकी प्रशिक्षण में मुझे योगदान देने का अवसर मिला। मैं वर्ष 1999 में जब वापस भारत सरकार से लखनऊ आया, उसी के कुछ दिन बाद वर्ष 2000 में ये उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ। तो उस दौरान आईएएस और आईपीएस जो उत्तर प्रदेश के, एकीकृत उत्तर प्रदेश जो था, उसके अधिकारियों के मध्य एक मैं कहूँगा कि एक एप्रीहेंशन था कि भाई हमें उत्तराखंड ना भेज दिया जाए। उस समय उत्तरांचल था। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक नया स्टेट, छोटा स्टेट, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा उनको नहीं लगा कि ऐसा कुछ है। यहाँ तक कि कुछ लोगों में तो ये भी धारणा थी कि शायद वहाँ पता नहीं फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे स्टेट के, वहाँ तनख्वाह भी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार की जो एप्रीहेंशंस थी उसमें वहाँ आम धारणा लोगों की ये थी कि हमें ना भेजा जाए। ऐसी परिस्थिति में कुछ 5, 7, 10 चंद आईएएस आईपीएस अफसर जो थे उनमें हम भी थे और हमने तो ये कहा कि हम भारतीय विदेश सेवा छोड़कर इंडियन पुलिस सर्विस में आए और वो भी हमारा को उत्तर प्रदेश काडर मिला उस दौरान जब वो हमारा होम स्टेट था। और अब क्योंकि स्टेट हमारी अलग हो जाएगी तो हमें तो वहीं जाना है। तो फिर ये ऐसी परिस्थिति में यूपी के गवर्नमेंट ने और यूपी के जो डीजीपी थे उनको लगा जब कोई वहाँ जाना है, उस समय नहीं चाह रहे, कम लोग जाना चाह रहे थे। तो वहाँ उनको ये भी मालूम था कि जब 9 नवंबर को जो वो अनॉइंटेड डे आएगा जिस दिन उत्तराखंड बन रहा है तो वहाँ व्यवस्था करनी कुछ तो होगा। वहाँ कुछ नहीं था। यहाँ केवल एक एसएसपी का ऑफिस था, एक कैंप ऑफिस डीआईजी का था और कुछ नहीं था। यहाँ पे कोई और स्ट्रक्चर नहीं था आप लोग के उठने बैठने के लिए? कुछ नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पुलिस मुख्यालय बनाना, पूरी व्यवस्था बनानी, 9 तारीख को 8/9 की रात को 12 बजे पूरी जो अथॉरिटी है वो स्टेट को डिवॉल्व कर जाएगी। तो क्या होगा? तो उसकी तैयारी के लिए फिर उन्होंने ओएसडी बनाया, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और मैं उस समय क्राइम ब्रांच में था, मुझे डीजीपी ऑफिस में अटैच करके ओएसडी उत्तरांचल उस समय कहते थे। उत्तरांचल। और तमाम जो ऐसे लोग जो वॉलंटियर्स थे कुछ ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो क्लास 4 के सिपाही, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, यहाँ तक कुछ एसपी, वो सब मेरे साथ अटैच होते चले गए। और वहाँ पुलिस के जो डीजीपी का ऑफिस था वहाँ एक कमरा मुझे मिल गया था। तो वहाँ उसमें जब वो आते थे तो बहुत सारे लोग कितने ही उसमें सोचते थे कि भाई लोगों बोल रहे हैं कि वहाँ तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो फिर मैं किसी तरह उनको लॉन में बाहर ले जाता था, उनको मोटिवेट करके भाषण देता था, नहीं नहीं सब होगा, अच्छा करा जाएगा। फिर यहाँ हम लोग आए। ऐसी परिस्थिति में मैं लगभग अगस्त 2000 में आ गया था। 9 नवंबर 2000 को स्टेट बनी है। 3-4 महीने पहले मेरा लखनऊ से यहाँ आना जाना लगातार रहा। मेरे साथ कुछ एक आध और अफसर भी थे। अब उसमें श्री पीके जोशी जो दिवंगत हो गए हैं वो तो अब है नहीं, वो भी मेरे साथ बीच में आते थे। और एक मिस्टर अवस्थी थे, हम 2-3 लोग, और एक मिस्टर तोलिया साहब थे, वो भी अब दिवंगत हो गए। राकेश शर्मा थे। 3-4 अब लोग जो हैं यहाँ आते थे। तो यहाँ फिर ये बिल्डिंगों को सबको छांटना, पुलिस मुख्यालय के लिए आज रहने के लिए डीजी कहाँ रहेंगे, ये सब कार्य हम लोगों ने किसी तरह बड़ी कठिनाइयों में करा। ना रहने की कोई जगह थी, ना यहाँ कोई वाहन उपलब्ध थे, ना कोई बजट था। ऐसी परिस्थिति में एक मिशनरी की तरह यहाँ आके काम किया गया। और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि आज 24 साल के बाद अगर जो हम देखें, उत्तराखंड पुलिस हो या शासन हो, आज हम उत्तर भारत में के कम से कम जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें एक वेल गवर्नड, वेल पुलिस स्टेट हैं। बात ज़रूर है कि अभी बहुत कमियां हैं, बहुत सारी आदर्श ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं, और बहुत सारे लोगों के मैं कहूँगा फ्रस्ट्रेशंस, डिससेटिस्फैक्शंस होंगे। लेकिन जिससे हम शुरू किए उस हिसाब से मैं कहूँगा कुछ संतोष का विषय भी है। शून्य से जहाँ से शुरू किया, संतोष का भी विषय कुछ। बिल्कुल, आपने बड़ी साफगोई से ये माना कि अभी भी हमारे पास कुछ कमियां होंगी। बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। और अभी हम पुलिस की ही जैसे हम लोगों की छवि है जो होनी चाहिए उससे हम लोग भी बहुत दूर हैं। और वो निरंतर हम लोग मैंने भी प्रयास किए, मुझसे पूर्व अधिकारियों ने भी करे, और वर्तमान अधिकारी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात जाहिर है कि हमारे को जो आदर्श छवि हमारी होनी चाहिए, जनता का जो विश्वास होना चाहिए, उसमें अभी बहुत सारी हमें काम करने की आवश्यकता है। ये चूंकि आप शुरुआती अफसरों में से रहे हैं
जब यहाँ पर उत्तराखंड में पुलिसिंग की शुरुआत हो रही थी, एक अलग स्टेट की पुलिसिंग की शुरुआत हो रही थी, पुलिस तो पहले भी थी उत्तर प्रदेश की, तो ये जो मित्र पुलिस वाला कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को लाने की पीछे मकसद क्या रहा होगा, कैसे इस पे आप लोगों ने थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा इसका? देखिए, आप इस बात को मैंने शुरू में भी कहा कि यहाँ जो एक खास तौर से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो यहाँ के हमारे जनपद हैं, उसमें प्लेन्स के जनपद के में तो पुलिस फिर भी मौजूद थी पहले, पहाड़ के जनपदों में नगण्य थी। वहाँ रेवेन्यू पुलिस थी अधिकांश क्षेत्र में। अंग्रेज़ों के ज़माने से 1815 में अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को लिया, तब से अगर जो आप देखें रैमसे के टाइम से रेवेन्यू पुलिस चलती आई थी। उसका कारण मेन ये था कि यहाँ की जनता थी बड़ी शांति प्रिय थी। पहाड़ में आप जाते हैं, लोग दरवाजे बंद नहीं करते हैं, आज भी नहीं करते हैं बहुत से गाँव में जहाँ तो इस प्रकार जहाँ वायलेंस इतना कम था, जहाँ बाहर के लोगों का आवागमन, कम्युनिकेशन रोड नहीं थी, तो वो एक स्टेबल मैं कहूँगा समाज था। उस दृष्टिकोण से वहाँ पुलिस कम थी। और धीरे धीरे जब उत्तर प्रदेश का भाग अंग्रेज़ों के बाद वो यूनाइटेड प्रोविंसेस बनी और फिर वो उसका पार्ट बना, तो अधिकांश लोग जो थे पुलिस के, यहाँ के लोग पुलिस में कम थे, यहाँ के फौज में ज़्यादा थे। और पुलिस में आमतौर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न अन्य भागों से यहाँ पुलिस के लोग आते थे। दुर्भाग्य से कुछ ऐसी प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश में रही कि वहाँ जिन लोगों को पनिश करते थे या जिनके बारे में एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था अपने आप को हार मान जाती थी कि अब क्या करें इनका, तो किसी को पिथौरागढ़, किसी को चमोली, किसी को वो एक तरीके से पनिशमेंट पर भेज देते थे। वो जब यहाँ आते थे तो वो कहते थे अब हमको इसके बाद चीन भेजेंगे क्या? तो वो ऐसी परिस्थिति में वो फिर अपना काम जो करते थे। तो एक दुर्भाग्य से, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनमें भी बहुत अच्छे लोग भी आते थे, लेकिन एक जो छवि थी पुलिस की वो अच्छी नहीं थी। तो मित्र से आमतौर पर जो पुलिस है वो क्या है, वो समाज की दी हुई शक्ति है कि एक व्यवस्था को बनाए और अपराधी के विरुद्ध समाज की शक्ति से काम करें। वही पुलिस का मतलब है। कानूनन जो लॉ बना हुआ है, चाहे पुलिस एक्ट हो, चाहे CRPC हो, IPC हो, या जो भी अन्य कानून हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विश्वास पुलिस पर बहुत ज़रूरी था। तो वो विश्वास, वो छवि, वो उसमें काफ़ी कमी थी। तो उत्तराखंड बनने के बाद हम लोगों ने जो यहाँ आए, जो शुरुआती अधिकारी थे, हमने ये सोचा कि हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास एडवांटेज ये है कि एक क्लीन स्लेट है। हम यहाँ से शुरू करके एक नई संस्कृति को ला सकते हैं, और जो भी संस्कृति जिससे दुष्परिणाम जो संस्कृति के हमें मिले हैं उससे हम कुछ यथासंभव पीछा छुड़ाने का ये एक अवसर है। इसकी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। तो वो हम लोगों ने करके एक मित्र पुलिस की अवधारणा रखने का प्रयास किया। अब वो कहाँ तक वो सफल हुई है, ये एक समय का विषय है। आप क्या मानते हैं कि कितनी सफल हो पाई? मैं ये कहूँगा कि आज भी पुलिस में जो मित्रता की जो छवि होनी चाहिए उससे हम दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे और प्रांत हैं जहाँ की पुलिस के वनस्पत हमारी उत्तराखंड की पुलिस संभवतः, मेरा अपना ये धारणा है, जनता से मेरी जो है, पुलिस हमारी उत्तराखंड की पुलिस के बारे में उनकी छवि पब्लिक के मध्य सर्टेनली बेटर है। और उसका जो पैमाना है विश्वास का, वो अन्य प्रांतों के मुकाबले हमारी पुलिस पर उनसे तुलनात्मक तौर पे कहूँगा कि उन पे कुछ ज़्यादा विश्वास है हमारी पुलिस पे, यद्यपि अभी इसमें बहुत काम करने की क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि पिछले कुछ समय में हमने, जैसे हाल ही में अंकिता भंडारी जब मर्डर केस आया, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे और उसने एक तरीके से पूरी जो उत्तराखंड की पुलिसिंग है, उसकी जो क्राइम को सॉल्व करने की प्रोसेस है, उस पर सवाल उठा दिया। इवन लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा कि पूरी तरीके से इसमें हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो ये जो विश्वसनीयता का सवाल होता है बार बार पुलिस के लिए ख़ास तौर पर, तो जो सिस्टम है उस सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल जो है, जब ये खड़ा हो जाता है तब थोड़ी दिक्कतें आती हैं। देखिए, जो पर्टिकुलर क्राइम आपने बताया वो उसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं मालूम, क्योंकि मैं तब तक रिटायर हो चुका था। हाँ। और ये बात ठीक है कि उससे काफ़ी हार्ड बर्निंग लोगों में रही और एक सेटबैक भी मैं कहूँगा कुछ हद तक था। लेकिन एक इंसिडेंट, चाहे वो कितना अच्छा हो या बुरा हो, उससे पूरी व्यवस्था का आकलन करना मेरे ख्याल से यद्यपि इम्पोर्टेंट होता है और होना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पुलिस या व्यवस्था
कोई एक व्यक्ति या एक अधिकारी नहीं है, उसके समस्त जो लोग हैं उनसे बनता है। और पुलिस में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, अभी भी हैं, और बहुत अच्छे कर्मी हैं। तो कुल मिला के अगर तो आप ओवरऑल देखें, उत्तराखंड की पुलिस सारी कमियों के बावजूद अन्य प्रांतों की पुलिस से उसकी विश्वसनीयता आम जनमानस में तुलनात्मक टर्म्स में मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदर्श है, जैसा होना चाहिए ऐसा है, अभी बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन अन्य प्रांतों के मुकाबले उनमें फिर भी कुछ बेहतर है, ऐसा मेरे विचार है। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, कई लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा होता है, वो बहुत एग्रेसिवली पहुंचती है। उत्तराखंड में कई बार ऐसा होता है कि रिस्पॉन्ड टाइम की बात करें या फिर कई अन्य जिसमें एग्रेसिवनेस दिखाई जानी चाहिए, उसमें उत्तराखंड की पुलिस को लोग कहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर ये चूक जाती है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ अपने कार्यकाल के दौरान कभी? मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एग्रेसिवनेस शब्द गलत है। हाँ, मेरे ख्याल से जो शक्ति है वो कानून की है, कानून की शक्ति है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष की शक्ति है। तो एग्रेशन एक इंडिविजुअल का कोई अपना कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन जो जहाँ पर पुलिस को अपनी कानून की शक्ति दिखानी है, जहाँ यूज़ ऑफ फोर्स करना है वहाँ करेगी, और जिस हद तक करना है उतना करेगी, जहाँ रोकना है उसको रोकेगी, जहाँ नहीं करना है वह नहीं करेगी, जहाँ खाली कागज़ के काम से चल जाएगा वहाँ कागज़ के उससे काम करेगी। तो एक प्रोफेशनल पुलिस को कोई एग्रेसिव इमेज बना के नहीं चलनी चाहिए। इमेज पुलिस की वो होनी चाहिए कि ये कानून के दायरे में रह के काम करेगी, मानवीय दायरे में काम करेगी, कानून से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, ना किसी से दोस्ती करेगी ना किसी से दुश्मनी करेगी, सबके लिए बराबर तरीके से काम करेगी। वो पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस होगी। कोई 5.25 फुट का सिपाही या अधिकारी जो देखने में बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहा है, अपने दृढ़ चरित्र, अपने दृढ़ प्रोफेशनलिज्म से, कानून की शक्ति से 6.5 फुट के इंडिविजुअल जो एग्रेसिव हो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हो सकता है यदि वो प्रोफेशनली काम करे। अच्छा, एक चीज़ चूँकि आपने अपने अभी भी जिक्र किया कि, तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में या बिहार जैसे राज्यों में जब हम पुलिसिंग को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार जो है पॉलिटिशियंस का बड़ा दबाव रहता है। कई वेब सीरीज़, फिल्मों में भी हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस आते हैं, पुलिस को डायरेक्ट करते हैं, एक तरीके से डिक्टेट करते हैं। क्या कभी आपने भी महसूस किया कि इस तरीके का दबाव आपके ऊपर या फिर पुलिस पर हो, ख़ास तौर पर उत्तराखंड की पुलिस पर कभी ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर महसूस किया हो आपने? देखिए, हर चाहे पुलिस हो या राजनीति हो, वो जैसा समाज होगा उसी टाइप का रिफ्लेक्शन होगा। वो कहीं आसमान से नहीं आती, पुलिस भी आसमान से नहीं आती है, राजनीतिज्ञ भी कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, वो सब उसी समाज से आते हैं। जैसा समाज का चरित्र होगा वैसे ही आपको वो मिलेंगे। उत्तराखंड में चाहे पुलिस हो या राजनीतिज्ञ हो, वो कहीं बाकी प्रांतों से बेहतर है, ये मेरी अपनी धारणा है। रही बात आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या प्रेशर की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमको ये, चाहे पुलिस अधिकारी हो, IAS अधिकारी हो, चाहे कोई छोटा कर्मी हो, बड़ा कर्मी हो, जो तंत्र में काम कर रहा है, हमें ये मान के चलना है, नंबर 1, हम एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में राजनीति उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग है। हमारी जो देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, वो गर्व की बात है, और उसमें अंग्रेजी में कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ मेसी अफेयर। कोई उसमें 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे, 3 कदम आगे, 2 कदम पीछे, ऐसे करके चलती है। कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। ये तो राजनीति का जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था, उसमें जनता की जनभावनाओं के साथ कभी ये कहेंगे कभी वो कहेंगे, उसी तरीके से वो चलेगी। राजनीतिक अपनी बातें कहेंगे, कुछ सही बातें कहेंगे, कुछ गलत बातें कहेंगे, वो भी इंडिविजुअल हैं, कोई सही बात ही बोलेगा, कोई गलत बात भी बोलेगा। अब ये अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो कितना मजबूत है, उसके अंदर अपने कन्विक्शन कितने हैं, उसके अपना चरित्र क्या है, वो कितना कमिटेड है, कहाँ तक वो सही चल सकता है। तो मुझे तो इसमें कभी कोई द्वंद्व नहीं दिखाई दिया।
मैं तो उत्तर प्रदेश में भी काम किया, भारत सरकार में भी काम किया, उत्तराखंड में भी काम किया, तमाम राजनीतिज्ञों के अलग अलग पार्टी के लोगों के साथ। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ मैंने काम ना किया हो, किसी पार्टी का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा होगा जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। मुझे तो कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, मैंने उनका हमेशा सम्मान किया, उन्होंने भी मेरा जो मेरे ड्यू सम्मान था हमें दिया, और कभी कोई कठिनाई मुझे नहीं हुई। सही कहा, जो नहीं हो सकता था हमने कहा नहीं होगा, और उसके लिए अगर जो मान लीजिए हमें कोई प्राइस पे करनी है तो वो हमने पे करी, वो उसका पार्ट है। हम ये सोचें कि हम कोई प्राइस पे ना करें, हम कोई अपने आदर्श पर ना चलें और फिर हम कहें राजनीतिक को उसका सारा श्रेय देते रहें, गलत या सही, वो मेरे ख्याल से अधिकारी की कमी है। अच्छा चलिए, थोड़ा सा इस पूरे पुलिस के इस पूरे इंटरव्यू में हमने पुलिस की बात बहुत कर ली, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं ट्रैक को। आपके सीने में एक साहित्यकार का भी दिल बसता है, ये हम लोगों ने जाना। मैं तो खुद आपको फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ। उस पर भी आऊँगा कि आप जब गढ़वाली गीत गाते हैं और इतना वायरल हो जाता है, वो भी मैडम के साथ जब आप गा रहे होते हैं, और आपकी कविताएं, एक आपकी किताब आई भंवर एक प्रेम कहानी, ये सिलसिला जो है ये दबा के इतने सालों तक कैसे रखा आपने? शुरुआती जीवन में भी साहित्य के प्रति रुचि, जैसा आपने बताया कि इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रहे, तो जाहिर सी बात है कि लिटरेचर को लेके तो आपके दिल में प्यार रहा है, लेकिन इसको पुलिस की वर्दी के नीचे बहुत सालों तक दबा के रखना। देखिए, आपने बड़ा मूल प्रश्न पूछा। हम पहाड़ के रहने वाले हैं, हम लोगों के पहाड़ में बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं है, वेल्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, सामान्य मिडिल क्लास लोग हैं। ऐसे ही परिवार से मैं भी आया। तो सबसे पहला काम हमको करना है कि कोई एक सम्मानजनक जीविका कोई हम करें, जीविका करनी है जो हमें इज्जत से रोटी दे, जो हमें हमारे जो आवश्यक चीज़ें हैं वो दे सके, जीवन को जीने के लिए मुहैया करा सके। हमें ये भी लगे कि हम सम्मान भी कुछ अर्जित कर रहे हैं समाज में, और समाज में हम ये भी लगे कि हम कुछ अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके कुछ हम समाज के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो वो नौकरी मैंने आपको बताया पुलिस की मैंने करी है। वो एक माध्यम है जीने का। साहित्य, संस्कृति, संगीत, दर्शन, ज्ञान, ये जीवन को जीने का अंत है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। इसके लिए हम जीते हैं, बाकी सब केवल माध्यम है। ये जीना है। दुख इस बात का है कि अधिकांश लोग, 99% लोग उस माध्यम में खो गए। उनके सामने फूल है, वो भूल जाते हैं, वो देखते नहीं है उसको, क्योंकि वो भगदड़ में अपना भाग रहे हैं। आपको ये इंटरव्यू लेना, आप दौड़ते अपने स्टूडियो आ रहे हैं, रास्ते में जो सौंदर्य है उसको नहीं देख रहे हैं। जीवन में जो असली मकसद है जीवन का, उसको हम भूल गए हैं। तो मैं एक मिडिल क्लास परिवार से था, तो मुझे एक नौकरी करनी थी, वो मैंने पुलिस की करी। जब मैं पुलिस में आया तो पुलिस में वर्दी पहन के उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें आपको अपनी अभिव्यक्ति को भी कुछ हद तक कर्टेल करना है। जो सामान्य नागरिक को फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक पुलिस का उसको वो बोल नहीं सकता है, उसको अपने अनुशासन में रहना है। तो एक आदर्श पुलिस अधिकारी के जो कोड है, मैंने उसमें रहने का प्रयास किया। मैं एक साहित्य का स्टूडेंट था, मेरे मन में हमेशा उसके प्रति वो रही। और मैंने आपको बताया, जो मैंने वो फिल्म देखी थी उसमें दिलीप चित्रे की कविता है, जिसकी कि आखिरी लाइनें क्या हैं कि एक पलड़े में नपुंसकता, वो रोशनी जो निर्णय की रोशनी होगी, उसमें सब कुछ समान होगा क्या। एक पलड़े में नपुंसकता और दूसरे पलड़े में पौरुष, और ठीक तराजू के कांटे की नोक पर अर्ध सत्य। तो ये जो पौरुष और नपुंसकता का जो युद्ध है, उसके बीच में ये जो हाफ लाइफ जीने वाले अर्ध सत्य हैं, क्या पौरुष में जाना है या अर्ध सत्य में रहना है या उस नपुंसकता में जाना है, ये एक बड़ा भारी चैलेंज हर मनुष्य के लिए है। और वो फोर्स में मैंने किया। मैं पढ़ता रहा हमेशा, लेकिन जब मैं रिटायर हो गया तो मेरी अभिव्यक्ति स्वतंत्र हो गई, और मेरे अंदर जो वो मैंने जीवन भर वो अपना एक शौक़ था, वो जो मेरी जीवन को जीने का अंत है, उसका मुझे अवसर मिला। तो अब मैं फूल देख रहा हूँ। अब मैंने कविता भी लिखी, मैंने पुस्तक भी लिखी, और मैं संगीत का भी आनंद ले रहा हूँ, मैं संस्कृति का आनंद ले रहा हूँ। जो भी दिन मेरे कुछ बचे हैं उसमें अच्छा होता कि 50 साल में रिटायरमेंट ले लेता। अच्छा। लेकिन ऐसी हमारी क्या कहेंगे, किस्मत कहाँ, और व्यवस्था भी ऐसी नहीं है कि शायद
तब तक बच्चे भी नहीं पढ़ पाए थे ठीक से। तो ये कारण है। अच्छा, इस पूरी यात्रा में आपकी ये आपने दिल में तो दबा के रखा साहित्य, और आपकी, चूंकि मैं इंस्टाग्राम भी आपका फॉलो करता हूँ, आपकी कविताएं सुनता भी हूँ, प्रेम साहित्य, प्रेम रस ज़्यादा मुझे दिखता है कहीं कहीं। कहीं ऐसा लगता है कि जैसे बगावत सी भी कहीं आवाज़ें आ रही होती हैं। राधा मैम का कितना साथ मिला इस साहित्य को अंदर दबा के रखने में, और अब कितना साथ मिल रहा है? क्योंकि हम चाहते थे कि राधा मैम के साथ भी आपका एक इंटरव्यू करते, कभी हमें मौका मिलेगा तभी हम उस पूरी चर्चा को करेंगे कि ये ज़िंदगी कैसे आप लोग की शुरू हुई, कैसे आप लोग मिले। मैं उम्मीद करूंगा, इसीलिए मैं शायद छोड़ भी रहा हूँ उस हिस्से को। लेकिन राधा मैम की बात करना बहुत ज़रूरी है। राधा मैम का साथ शुरू से लेकर अब तक कैसे मिल रहा है आपको? देखिए, मेरी जो पत्नी हैं वो भी सिविल सर्वेंट हैं और वो पूर्व में पुलिस में थी वो। बिल्कुल। तो उसी दौरान हमारी मुलाकात हो गई और प्रभु की कृपा रही कि हम लोगों का विवाह हो गया और एक जीवन साथ में हम लोगों ने बिताया है। और जाहिर है कि जब विचार मिलते हैं और ये एक प्रारब्ध है कि ऐसा हो जाता है। क्या कैसे होता है कह नहीं सकता आदमी, लेकिन सुखद एक हमारा ये अनुभव रहा। तो जहाँ तक साथ की बात है तो हम लोग जीवन साथी हैं। हमने अपने सुख दुख में खड़े रहे एक साथ अपने, और वो हमारे साथ खड़ी रही। और साहित्य में उनका बहुत बड़ा मेरे साथ योगदान है। उनका भी साहित्य में बहुत रुचि है और मेरे बहुत सारे जो मैं लिखता हूँ मैं उनसे उनका विचार जानता हूँ। और फिर बहुत सारी दफ़े वो एडिटिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो वो बहुत अच्छी एडिटिंग मेरी कर देती हैं, मुझे बहुत मदद मिल जाती है। आप दोनों का एक गीत जो है बड़ा फेमस हुआ, वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। हम चाहते थे कि शायद मैडम भी साथ होती तो बेहतर होता, लेकिन चलते चलते उस गीत की, या जो भी आपको पसंद हो, गढ़वाली में एक गीत, क्योंकि गढ़वाली साहित्य, गढ़वाली जो परंपराएं हैं, लोकाचार है, उनको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। तो वो एक कोई गीत गढ़वाली में अगर आप गुनगुना पाएँ हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, तो हम आपके आभारी रहेंगे। ये बहुत पुराना एक लोक गाथा है, उसका 2 लाइनें हैं। एक दिन जब जरा घाम छो धारमा रुमक पड़नी छे सारी संसारमा बौण का गोर जब घोर ओणा छे पंछी अपड़ा बसे रामा जाना छे काखी माँ दूधी का बच्चा रोणु छे काखी माँ बूढ़ बूढ़ा बरनोणा छे। बहुत लंबा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातचीत के लिए। हम चाहेंगे कि एक बार फिर आपको बुलाएं और साथ में राधा मैम को भी बुलाएं और साथ में आप दोनों का इंटरव्यू हम करें, ये कोशिश करेंगे। और तब शायद हम इस लंबे गीत की पूरी लाइनें भी आपसे सुनेंगे। उस दिन आपसे हम दबाव डाल के सुनेंगे और साथ में राधा मैम की आवाज़ भी होगी, तो और बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज दर्शकों इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार।